मीडिया की स्थिति, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो लोग देख सुन रहे हैं, वो सब उन हालात से परिचय हैं कि मीडिया कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है, कैसे करता रहा है, किन मुद्दों पे करता रहा है, और इलेक्शन जो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उसका जो कॉरपोरेट गोदी मीडिया है, उसका कैसे हिस्सा है। वो आगे बढ़ के रिपोर्टिंग करता है और एक माहौल बना देता है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कवरेज तकरीबन ख़त्म है। जो संस्थान हैं, जो अखबार हैं, मैंने तमाम टाइम्स ग्रुप से लेकर आउटलुक से लेकर सब जगहों पे काम किया है, प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक का बहुत अनुभव नहीं है, न्यूज़ क्लिक के साथ जब मैं रही। लेकिन देखिए, शुरू में भी ये क्रम था, और मैं आपको यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि जब मैं आउटलुक में रही या उससे पहले रही, जनरली जो लोग रिपोर्टर हैं, हम जैसे तमाम लोग जो जर्नलिज्म में आए इसलिए कि रिपोर्टिंग कर सकें और कोई मकसद नहीं, लगातार यही समझाया जाता रहा कि आप अगर चुनाव कवर करना चाहते हैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता, किसी दल के साथ आप कर लें, खर्चा भी नहीं होगा, संस्थान का पैसा बच जाएगा। ये मैं 2014 के बाद की नहीं, उससे पहले की बात बता रही हूँ। लगातार एक प्रेशर रिपोर्टर्स के ऊपर था कि आपको पैसा कम खर्च करना पड़े, संस्थान पैसा नहीं खर्च करना चाहती है। 2014 के बाद ये तकरीबन लिखा हुआ सा रूल आपको दिखाई देता है कि इलेक्शन कवरेज में चाहे टाइम्स नाउ की नविका कुमार हो, चाहे तमाम और संस्थान, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट अंबानी जी के, अडानी जी के मीडिया घराने हैं, वो जब अपना चुनावी रथ निकालते हैं, वो पिक्चर याद रहनी चाहिए सबको, तो जो बस जाती है उसको झंडी दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ। तो अब वो कैसा इलेक्शन कवरेज है, कैसा इलेक्शन कवरेज होगा, ये हम सबके सामने है। तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में, जो लोग पत्रकारिता हम जितना भी चाहें कि बटे नहीं, लेकिन बटी हुई है, बहुत क्लियर बटी हुई है। आज की तारीख में मुझे लगता है कोई शख्स ये नहीं बोल सकता कि कहाँ खड़ी है पत्रकारिता, और ख़ासतौर से कॉर्पोरेट पत्रकारिता इसलिए अहम है क्योंकि वही घर घर पहुँचती है, उसी के व्हाट्सएप रील्स पहुँचते हैं। तो सवाल यह है कि उसने अपना एक पैटर्न तय कर लिया है, उसके पास पैसा है, उसके पास पॉलिटिकल पावर का पैट्रोनेज है, और उसके पास दंगा भड़काने का, नफरत फैलाने का पूरा मैकेनिज्म है जो टेस्टेड है। ये हम जानते हैं कि वो टेस्टेड है, वो कोरोना के समय भी टेस्टेड था कि कैसे आप एक समाज के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। तो जब हम 2024 में बात कर रहे हैं, तब जो सबसे बड़ा चैलेंज हम जैसे तमाम पत्रकारों के पास, या जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़े तमाम प्लेटफॉर्म्स के पास सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किस तरह से भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में इलेक्शन कवरेज करेंगे। बहुत डाइवर्स है। अगर मेरा ताल्लुक लखनऊ से है, अगर मैं उत्तर प्रदेश को ही लूँ तो उत्तर प्रदेश में इतनी डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल, सोशल, कास्ट के हिसाब से। तो जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए अपने तय कितना संभव हो पाएगा रीच आउट करना, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ को फंड्स मिले हैं, कुछ को फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें लगता है कि आज का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है, बहुत समझा हुआ, सुलझा हुआ है। और ये अपने 2 अनुभव से मैं आपको बताती हूँ। जब मैं मिजोरम गई, न्यूज़ क्लिक बहुत संकट के दौर में उसमें गुजर रहा था, लेकिन चूँकि एज अ कंसल्टिंग एडिटर मेरा कमिटमेंट था कि मैं 5 स्टेट्स कवर करूँगी, बहुत कम रिसोर्सेज में कवर किए। तो मिजोरम में जब मैं पहुंची तो बहुत कम नेटवर्क था, बहुत कम दोस्त थे जिन तक मैं पहुंच पाई उस समय। लेकिन जब मैं वहां पहुंची, जो नौजवानों की टीम थी, जैसे ही बात करना शुरू किया, अभी मुझसे पहले उन्होंने बोला कि आप
जहाँ भी जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, वहाँ पे करिए, ग्रुप में नहीं जाइए, सब कुछ सही है। लेकिन वो जो नौजवानों का ग्रुप था जिसमें कुछ लोग एंटरप्रेन्योर भी थे, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा विच साइड यू आर। और ये वही सवाल है जो हरियाणा के किसान मुझसे 1 साल पहले पूछ चुके थे कि आप दिखाओगे जो हम बोलेंगे। तो मीडिया को लेकर हम आप जागरूक हैं ऐसा नहीं है, जो आम जनता है वो बहुत जागरूक है। और इसमें जो 2 मूवमेंट्स हुए हैं, शाहीन बाग का आंदोलन और किसान आंदोलन, उसने बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में, नॉर्थ बेल्ट में मीडिया को लेकर एक अलग ढंग की ट्रेनिंग दे दी कि मीडिया से आप सवाल पूछें और जब तक आप बात करते हैं वो आपको सर्च करते हैं कि आपने क्या क्या कवर किया है, कैसे कवर किया है। तो एक तो मुझे ये अच्छी बात लगती है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल लेमैन है, बिहार में भी। और इसमें हमें अपना क्लास एंगल, कास्ट एंगल, जेंडर एंगल थोड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए। जनरली होता है कि हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत आसान है कि हम मिडिल क्लास से इंटरैक्ट कर लें, जो पढ़ा लिखा दिखने वाला है उससे इंटरैक्ट कर लें, एएमयू जाके बात कर लें, लखनऊ यूनिवर्सिटी जाके बात कर लें, जेएनयू जाके बात कर लें, वो भी कर लें। लेकिन जो एक कॉमन सिटीजन है, जो वर्किंग क्लास है, जो सबसे बड़े पैमाने पर वोट देता है, उससे हम कैसे इंटरैक्ट करेंगे और उसका हम विश्वास कैसे जीतेंगे। क्योंकि आपके पास, हमारे पास ऐसा नेटवर्क नहीं है। सेलिब्रिटी सिंड्रोम वाले जो एंकर्स हैं, वो जब जाते हैं तो वो वही देखते हैं, उनको लोग वही बताते हैं जो अपने चैनल में दिखाते हैं। ये हमने अभी हाल में ही देखा, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद आपके पास ये फील नहीं आ पाया कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। अगर भाजपा गेम भी खेल रही है तो क्यों नहीं उसको सेंस कर पाए इतने लोग, जो लोग गए हुए थे, जो लोग बोल रहे थे। तो एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें, जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनके सिलेक्शन में भी बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, किस तरह से उसकी एक वाइड रेंज हम बिल्डअप कर सकें। और इस मामले में देखिए 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। अक्सर जो महिलाएं हैं, महिला वोटर्स, वो हमारे प्रीव्यू में नहीं आती, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। वो चाय की गुमटी में नहीं मिलती हैं, वो सड़क पे नहीं मिलती हैं, वो पब्लिक डोमेन में गायब रहती हैं। तो महिलाएं हमारी कवरेज में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हों, इसके लिए हम अगर जिस शहर में जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, उसका जो होमवर्क कर रहे हैं, उस होमवर्क में ये ज़रूर रखें। और दूसरा कि हम किस तरह से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो आदिवासी कम्युनिटी है, जो दलित के डिफरेंट सेक्शंस हैं, बहुत बड़े पैमाने पे जो वोट बैंक है, इनके जो इश्यूज़ हैं, क्या वो पॉलिटिकल इश्यूज़ में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जब यूपी चुनाव कर रही थी, पिछला विधानसभा, बड़े पैमाने पे नौजवान आए, बहुत गुस्सा, नौकरी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब कुछ बोले। मैंने सोचा ओहो, ये तो मोदी जी के अगेंस्ट वोट करने जा रहे हैं, योगी जी के अगेंस्ट वोट करेंगे। लेकिन जो अंडरलाइन था, लास्ट लाइन, वो इंटरव्यू बहुत मैंने संभाल के रखा हुआ है अभी, 4 इंटरव्यूज ऐसे, सब कुछ बोलने के बाद उनका, लेकिन वोट तो अभी हम कमल ही पे करेंगे। सिलेंडर इतना हो गया, ये इतना हो गया, पेट्रोल हो गया, कोरोना हो गया, सब कुछ। तो अगर एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, I am missing that last line, then my whole observation is going the other way, which way the reporter is not going. तो ये एक, मुझे लगता है कि ये एक जो नज़र है हमें कि वो जो रिजेंटमेंट है, फाइनली दैट रिजेंटमेंट इज कन्वर्टिंग इनटू अ पॉलिटिकल चेंज और नॉट, यह पकड़ना हम सबके लिए संभव नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमारा टारगेट ये ज़रूर होना चाहिए कि हम बहुत फील गुड ना करने लग जाएं, क्योंकि यहाँ हम जब सारे लोग हैं, हम एक सेक्शन के लोग हैं, हम फील गुड चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि इस देश में हिंदू निज़ाम शाही ना आए, फासिस्ट स्टेट ना आए। हम सब चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का राज हो, इसीलिए सारे जोखिम के बाद हम यहाँ जमा हैं। ये हमारी इच्छा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इच्छा है, लेकिन ये इच्छा अगर हमारे लेंस में हावी हो जाएगा, अगर हमारे क्वेश्चन में हावी हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी। एक चीज़, दो चीज़ें मैं और कह के अपनी बात ख़त्म करूँगी कि रिपोर्टिंग के समय कन्वर्टेड के बीच डायलॉग नहीं होना चाहिए, बहुत मुश्किल है। हमें बहुत सुविधा होती है, बहुत आसानी लगती है कि हम अपने हम ख्यालों से मिलते हैं। चुनाव में होता भी है, जैसे ही आप डालिए कि आप यहाँ आ रहे हैं, आपके जितने दोस्त परिचित आपको जानने वाले हैं, वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में है कि हम जो डायलॉग, जो रिपोर्टिंग है, वो पहले से एक खेमे के साथ आए लोगों में ना करें। और दूसरी बात, जिन्हें वो हमें विलेन समझते हैं और हम उन्हें विलेन समझते हैं, उनके बीच कोई डायलॉग, कोई स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, क्योंकि चुनाव फेस वैल्यू से रिपोर्ट नहीं होता। ये बात मुझे लगता है बतौर जर्नलिस्ट हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि जो दिख रहा है वो नहीं हो रहा है। पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो क्या है, क्या गेम चल रहा है। अगर कमलनाथ जी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने जा रहे हैं चार्टर्ड प्लेन करके, तो क्या जा रहे हैं, क्या डील होगा, इस तरह की तमाम बातें। अगर शिवराज को बैठाया जा रहा है तो किसको लाया जा रहा है, अगर हमें नहीं पता है तो हम ना रिपोर्ट करें। लेकिन सिर्फ फेस वैल्यू पे पॉलिटिकल गिमिक्स रिपोर्ट करने से हम अपनी क्रेडिबिलिटी और ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी क्रेडिबिलिटी दोनों ख़त्म करते हैं। अगर हम सेंसेशनल फर्जी खबर पर अपनी हेडिंग बनाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो सिर्फ मैं अपना नुकसान नहीं करती हूँ, मैं इनका भी नुकसान करती हूँ, इनके साथ तमाम लोगों का नुकसान करती हूँ, क्योंकि फिर ये सुनने को मिलता है कि ये लोग ऐसे ही काम करते हैं नॉन जर्नलिस्टिक पैटर्न पे। तो खबरें चेक करना, रीचेक करना, अपने रिसोर्स की क्रेडिबिलिटी चेक करना, क्योंकि इलेक्शन टाइम ऐसा है जब सबसे ज़्यादा खबरें प्लान होती हैं, सबसे ज़्यादा। उस प्लान से, गेम से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी आंखें खोल के काम कर सकते हैं ये। और एक आखिरी बात मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म बना है। मैं खाली ये उम्मीद करूँगी कि हम सब जानते हैं कि मीडिया में बतौर जर्नलिस्ट ज़िंदा रहना आज की तारीख में बहुत मुश्किल काम है। ये हमले और बढ़ेंगे, हमारे आपके सब, बहुत से लोगों के, मेरे जैसे लोगों के लैपटॉप, फ़ोन, सारे डेटा सब चले गए न्यूज़ क्लिक पर जो तबाही बर्पा की स्टेट ने। इस तरह के अनगिनत हैं तमाम जो छोटे बड़े राज्यों में काम कर रहे हैं, छोटे शहरों में जो पत्रकार काम कर रहे हैं, उनकी बारे में तो हम बात ही नहीं कर पाते हैं। तो क्या इस इलेक्शन में मुझे लगता है कि अगर हम एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ सकें, एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स से जोड़ सकें, इस तरह का एक वाइडर नेटवर्क डेवलप कर सके कि अगर मेरे पास कोई अच्छी खबर है तो इनको लगता है अच्छी खबर है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करें, इनकी खबर मुझे लगता है मैं अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं, और बड़े पैमाने पर एक पैन इंडिया लेवल पर अगर ये नेटवर्क बन सके। क्योंकि देखिए, कुछ भी कहिए, मोदी जी काम तो बहुत करते हैं। 10 राज्यों में 10 दिन में वो 12-15 राज्य जा रहे हैं, और आप सोचिए कि उसके इर्द गिर्द किस तरह का नेटवर्क, किस तरह की इमेज बिल्डिंग, अवधारणा बिल्डिंग, खबरों की बिल्डिंग होगी। सवाल ये है कि बतौर जर्नलिस्ट हम कितना साझेदारी में काम कर सकते हैं, कितनी शेयरिंग कर सकते हैं। और अगर इनको लगता है कि मेरी खबर सही नहीं है, इनको ये भरोसा होना कि हाँ, ये मुझे फ़ोन कर देंगे, मैसेज कर देंगे, बताएंगे कि ये फैक्ट ठीक नहीं है, मैं फैक्ट ठीक कर लूँ। ये जब तक हम इस तरह का एक कोऑपरेटिव नहीं बनाएंगे, एक सहयोग वाला नहीं बनाएंगे, तो मेरी बात लिखी हुई मानिए कि जिस तरह से सारे सिस्टम बैठ रहे हैं, जिस तरह से जो फासिस्ट हुक्मरान लगातार मजबूत हो रहे हैं, उसमें मीडिया का जिंदा रह पाना, हमारा आपका बात कर पाना, प्रेस क्लब जैसे इंस्टीट्यूट्स का इतना वाइब्रेंट रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो आज की तारीख में इलेक्शन कवरेज के लिए भी हमें समय कम है, लेकिन अगर जो नेटवर्क संभव है, मल्टी लैंग्वेज में संभव है, मल्टी एरियाज में संभव है, ये नेटवर्किंग, ये साझेदारी करना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए